हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बच्चों डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में, दैट मीन्स डाइजेशन के बाद फाइनली क्या मिलता है। तो उसमें आप लोगों ने ये समझे थे कि फाइनल ग्लूकोज मिला, एमिनो एसिड मिला और फैटी एसिड मिला। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज हो गया एमिनो एसिड में और फैट चेंज हो गया किसमें, फैटी एसिड में। तो हमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड मिला, एटीपी तो नहीं मिला ना। तो एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे सिंथेसाइज होगा, इसको समझने के लिए हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक को पढ़ते हैं। आप जानते हैं बच्चों, ये तो सेकंड टॉपिक है, दैट मीन्स लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन को दो भागों में बांटा गया है, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है बच्चों, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide together called breathing। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से नेजल कैविटी, नोज के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद यहाँ से वाइन पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचता है बच्चों, फाइनली लंग्स में, लंग्स के एल्वियोली में पहुँचता है। और आप जानते हैं बच्चों, एल्वियोली किसके द्वारा सराउंडेड होता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। और ब्लड कैपिलरीज में तो ब्लड ही होगा ना, तो फिर उस ऑक्सीजन को कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में। और ब्लड में जो CO2 होता है फाइनली कहाँ सेंड कर दिया जाता है, इस एल्वियोलर सैक में। और फिर वो CO2 बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो आप समझे क्या कि कैसे ऑक्सीजन गया, कैसे बाहर आया, दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग। अब देख लेते हैं बच्चों कुछ इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद इसका फंक्शन समझते हैं। देखिए ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, ये थोरासिक कैविटी में पाया जाता है। थोरासिक कैविटी का मतलब होता है चेस्ट कैविटी। आपको मालूम है 1 पेयर लंग होता है ह्यूमन बीइंग में। राइट लंग जो होता है ना बच्चों, थोड़ा हेवी होता है, किससे, लेफ्ट लंग से। ये 620 ग्राम लिखे हैं मैंने, यहाँ 560 ग्राम लिखा है मैंने। इसमें 3 लोब्स होते हैं, देखिए यहाँ मैंने यही दिखाया है, 3 लोब्स होते हैं किसमें, राइट लंग में। देखिए सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंटीरियर लोब, ये 3 लोब हुआ ना। तो राइट लोब 3 भागों में डिवाइडेड होता है 3 लोब्स के द्वारा। और लेफ्ट जो होता है ना, उसमें 2 लोब होता है, 2 लोब्स है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में कि ये एल्वियोली, इसमें पूरे पूरे लंग्स में ये क्या रहता है, पूरा लंग्स में सैक जैसा स्ट्रक्चर रहता है। और यहीं पे एयर एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिसीव कर लिया जाता है, CO2 वापस दे दिया जाता है। तो ये पॉइंट होता है एयर एक्सचेंज का, एल्वियोलर सैक। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दोनों लंग्स के बीच में यहाँ हर्ट दिखा रही हूँ, लंग्स के का ये सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन मैं दिखा रही हूँ, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये इंटरनल जो होता है ना इसका मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन जिसको विसेरल प्लूरा कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं पेराइटल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में फ्लूइड पाए जाते हैं बच्चों, उस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। यही बुक में दिया हुआ, ये सब डिटेल में कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा। तो ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है ना, दोनों मेम्ब्रेन को, दैट मीन्स इंटरनल मेम्ब्रेन को और आउटर मेम्ब्रेन को आपस में अटैच रखते हैं, एक दूसरे से बांधे हुए रखते हैं। और ये फ्लूइड का काम इसके अलावा सॉकिंग से, टेंशन से, एक्सेट्रा से क्या करता है, लंग्स को बचाता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ मैं दिखा रही हूँ ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, इसी के बारे में मैं समझाना चाहती हूँ। देखिए नेचर ने हमें व्यवस्था दिया है, यहाँ पे मैं वाइन पाइप दिखा रही हूँ और रेड वाला दिखा रही हूँ, वो फूड पाइप है। इन दोनों को क्रॉस करता हुआ एक रेड कलर का यहाँ दिखा रही हूँ, ये एग्जैक्टली ये एपिग्लोटिस है, उसके ऊपर ग्लोटिस, और ये जो क्रॉस करता हुआ है वाइन पाइप को, तो ये है एपिग्लोटिस। जब हम बच्चों खाना मतलब निगलते हैं, खाते हैं, तो वो खाना जिस समय निगलने के दौरान, जिस समय हम निगलते हैं, उस समय ये वाइन पाइप को एपिग्लोटिस बंद कर देता है। वाइन पाइप को एपिग्लोटिस बंद इसलिए कर देता है क्योंकि फूड पाइप से होते हुए आगे स्टोमक में चला जाए। ये ग्लोटिस तो हमेशा खुला ओपन रहता है ना,
तो जब हम निगलते हैं उस समय ये एपिग्लोटिस एक तरह का ये मस्क्यूलर होता है, दैट मीन्स जिसको कहते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप, और ये बंद नहीं करेगा, दैट मीन्स वाइन पाइप को फूड निगलते वक्त यदि ये नहीं बंद करेगा तो फूड के पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, वाइन पाइप में चले जाएंगे, और वाइन पाइप में फूड का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। हमेशा खाना खाते वक्त ध्यान से खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। खैर, अब हम लोग देखते हैं, मैं यही बताना चाह रही थी ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। ये आपको देखिए एडम्स एप्पल है, जिसको यहाँ पे लैरिंक्स कहा गया, वॉइस बॉक्स कहा गया है, यहीं पे साउंड प्रोड्यूस होता है इसमें, और ये मेल में ज़्यादा डोमिनेट होता है, मतलब डेवलप ज़्यादा होता है, और फीमेल्स में ये रिसेसिव फॉर्म में होता है, कम डेवलप होता है, इसलिए ये विजिबल नहीं होता है नेक रीजन में, और मेल के नेक रीजन में एडम्स एप्पल विजिबल होता है। ये ट्रैकियल रिंग से बच्चों, जो राउंडेड राउंडेड है ना स्ट्रक्चर, इसको ट्रैकियल रिंग कहते हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग भी कहा जाता है, किसी किसी बुक में अलग अलग नाम होने के कारण बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और एग्जामिनेशन में भी इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, तो आप इसको समझिए, ये रिंग है, और ये रिंग क्या करता है ना, ये इसको दोनों जो मेम्ब्रेन है, जो इसका पाइप का जो अंदर का स्पेस है वो स्पेसियस ही रहे, आपस में कोलैप्स ना हो, इस उसको उससे बचाता है कौन, ये रिंग बचाता है, कार्टिलेजिनस रिंग बचाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आप समझे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि जो ब्लड न्यूट्रिएंट्स को लेके सेल टू सेल पहुंचा, तो आपको तो याद है ना कि ब्लड में कैसे न्यूट्रिएंट डिसॉल्व हुआ। जैसे मैं एग्जाम याद दिला देती हूँ आपको, जैसे ये छोटा सा पाइप है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसमें लगा हुआ रहता है, जो ब्लड कैपिलरी से यहाँ भी सराउंडेड होता है, दैट मीन्स यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और जब फूड का फाइनल डाइजेशन हो जाता है तो ये विलाई फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके फाइनली कहाँ भेज देता है, ब्लड कैपिलरीज में भेज देता है। तो आप समझे ना कि कैसे ये ग्लूकोज ब्लड में पहुंचा, और आपको ये तो मालूम है कि इसमें ब्लड में ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे डिसॉल्व हो, आप यहाँ ये समझे। तो अब आप समझ गए कि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचा, मतलब इसमें डिसॉल्व हो गया, अब इसको पहुंचना है सेल टू सेल, टिश्यू के पास पहुंचना है। तो आते हैं यहाँ पर, अब वो फूड लिए हुए आया सेल के पास, तो सेल में कार्बोहाइड्रेट का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में मालूम है ना, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, जिसको हेक्सोस शुगर कहते हैं। इसका सबसे पहले ब्रेक डाउन होना है, और इसी के ब्रेक डाउन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में जब ये ब्रेक डाउन होता है उस समय ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है, उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। समझे बच्चों, दैट मीन्स यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर यहाँ पे हो रहा है ना, अब हम लोग सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो कैसा रेस्पिरेशन हुआ, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इस पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेक डाउन होना है, दैट मीन्स ग्लूकोज 2 स्टेप में ब्रेक डाउन हो रहा है, एक तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, और उसके बाद से फर्दर इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होना है। तो जरा यहाँ आते हैं फिर से, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब इसको जानने से पहले जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसी को मैं लिखी हूँ क्रिस्टी कहा जाता है, और जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है ये डॉट डॉट, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं।
और ये देखिए, ये जो क्रिस्टी है ना, इसके इंटरनल लाइनिंग में कुछ और स्ट्रक्चर है जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं। यहीं पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, बाकी ऑर्गेनल से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना लिपिड होता है, राइबोसोम होता है, आरएनए डीएनए भी होता है, कुछ आयंस भी इसमें पाए जाते हैं, प्लस रेस्पिरेटरी एंजाइम भी पाया जाता है। तो हुआ ना बाकी ऑर्गेनल से डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन के साथ रिसीव करेगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, एटीपी में। और हमारे सेल को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को एटीपी तो चाहिए। एटीपी क्या है, एनर्जी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी। साथ ही में CO2 वाटर रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है बच्चों। इसीलिए तो कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ कंडीशन अप्लाइड है, यहाँ ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है। आप चलते हो बहुत, मतलब आप रनिंग करते हो बहुत तेजी से, खेलते भी हो बहुत, है ना, तो उस समय जो बॉडी सेल का रिक्वायरमेंट होता है वो ऑक्सीजन की यहाँ बढ़ जाती है। मसल सेल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और ऑक्सीजन को फाइनली यहाँ तक पहुँचने के लिए तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है ना। तो जितनी तेजी से रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही तेजी से यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाना चाहिए था क्या, एटीपी, लेकिन बन गया क्या, लैक्टिक एसिड। यहाँ 36 और 38 एटीपी बना और यहाँ 2 एटीपी बनता है। तो बनना चाहिए था एटीपी, बन गया लैक्टिक एसिड। तो ये तो रिक्वायरमेंट नहीं है सेल का। और इसी को कहते हैं मसल्स क्रैम्प। लैक्टिक एसिड के कारण ही मसल्स में खिंचाव आ जाता है, जो एथलीट्स और प्लेयर के केस में आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे। मसल्स क्रैम्प मतलब मसल सेल्स में खिंचाव आ जाना। बहुत पेन होता है जब मसल सेल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। और उसका ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट ये होता है कि उसको हॉट बाथ देना पड़ता है, गर्म पानी से सेकना पड़ता है और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि कैसा सिचुएशन है, कितना क्रिटिकल है, कितना नॉर्मल है, ये तो डॉक्टर ही ना बता सकते हैं। तो ठीक है, आप समझे मसल्स क्रैम्प क्या है। मतलब ये मसल सेल्स में हो रहा है और बनना चाहिए था कि एटीपी, बन गया लैक्टिक एसिड। ये हम लोग दोनों ह्यूमन बीइंग के केस में पढ़े। अब पढ़ते हैं प्लांट के केस में। देखिए बच्चों, आप यहाँ आइए फिर से एक बार, आप याद कीजिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर था। ये सारे ऑर्गेनल्स तो प्लांट सेल में थे, सिर्फ 3 अंतर आप पढ़े होंगे कि ऊपर से एक और सराउंडिंग होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये वेसिकल्स जो है ना बड़े बड़े होते हैं जिसको वैक्यूल कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट सेल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं। तो कहने का सेंस है कि 3 ही ना चीज डिफरेंट पड़े, बाकी तो सब सेम है, तो फंक्शन भी तो सेम ही होगा। लेकिन यदि प्लांट के केस में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस समय क्या होता है, क्या वहां पे भी लैक्टिक एसिड बनता है, क्या वहां भी मसल्स क्रैम्प होता है, नहीं, वहां पे इथाइल अल्कोहल बनेगा। मतलब बनना चाहिए था एटीपी, बन गया इथाइल अल्कोहल। ये एग्जाम्पल है ईस्ट का। तो इस तरह से कंडीशंस अप्लाइड होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, ये जो थोरासिक कैविटी है बच्चों, मतलब जिसमें ये लंग्स सिचुएटेड होता है, चेस्ट कैविटी जब एक्सपैंड होता है बच्चों, जब थोरासिक कैविटी एक्सपैंड होता है तो इनहेलेशन होता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा। और जब ये थोरासिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्सहेलेशन होता है, CO2 रिलीज होता है। और ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। थैंक यू बच्चों।